तो बेटा चैप्टर का नाम होगा हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से। और एनसीईआरटी में तो बहुत इधर उधर लिखा हुआ रैंडमली, तो आप पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में देखेंगे टॉपिक आज पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, कि बेसिकली क्या क्या इंट्रोडक्शन है वहां पे, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, किसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग मेन कार्बोहाइड्रेट और फिर आपका प्रोटीन्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग अबाउट लिपिड्स, और ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है बायोमोलिक्यूल की कहानी क्या है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, आप बोलोगे कुछ केमिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, एनिमल्स का जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो कुछ केमिकल से बने होते हैं। और वो केमिकल्स क्या हैं, आप बोलोगे एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा बॉडी अगर आप बेसिक लेवल पे देखोगे तो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे एनिमल के केस में बात करोगे आप तो, या ऑर्गेनिज्म के केस में बात करोगे तो वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो है आपका कार्बन है, और जो है वो H2 है, ऑक्सीजन है, ये सब बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 लाइनें हैं जो वहां से स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ some chemicals that is elements and compounds. ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एनिमल्स के अंदर केमिकल्स कौन कौन से होंगे, तो आप बोल सकते हो इन टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, अगर उसको हम लेते हैं तो वहां पे हमको कार्बन, उसके अलावा आपको H2 एंड ऑक्सीजन, ये सब देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर हम क्या करें, एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोलोगे अबंडेंट, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है क्या, कार्बन। ये पूछा भी गया है ये लाइन, कार्बन है ना, एंड हाइड्रोजन, एनसीईआरटी का लाइन है, हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट का अगर आप कंपेयर करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अबंडेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक टेंडेंसी है वहां पर कि हाइड्रोजन और जो है कार्बन का अमाउंट ज्यादा होगा रिस्पेक्टिवली टू, आप बोलोगे नॉन लिविंग के, जैसे अर्थ क्रस्ट हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप देखोगे अबंडेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंट होगा, ये बात होगी। दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर, अगर इसको हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक एनसीईआरटी एक सिंपल लाइन बोलती है कि कुछ ऐसा करते हैं, हम टिश्यू ले लेते हैं एनिमल का, ठीक है, टिश्यू ले लेते हैं ऐसे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ये हम टिश्यू ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए ट्यूब है इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए प्लांट या एनिमल
प्लांट या एनिमल का हमने क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। प्लांट या एनिमल का हमने क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। ऐसे टिश्यू ले लिया, टिश्यू प्लांट एनिमल, ठीक है। और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने एसिड डाल दिया, और उस एसिड का नाम क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलोगे आप, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको आप ऐसे बोल सकते हो Cl3 COOH, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये है, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की जब बात करोगे आप, यहां पर दिखेगा आपको। अब हमको करना क्या है, देखिए हम करेंगे क्या, इसको जो है लेके ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, थिक स्लरी मिलेगा। ठीक है, पेस्ट टाइप में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, है ना, क्या करेंगे, छान लेंगे छन्ने से। छानने के बाद हमको जो है क्या ऑब्टेन होगा, तो इसमें दो चीजें मिलेंगी हमको, यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी जो थिक स्लरी ऑब्टेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें दो चीजें मिलेंगी। एक आप बोलोगे इसमें क्या है, तो एक आप बोलोगे फिल्ट्रेट, क्या है, फिल्ट्रेट। और दूसरा अगर आप बात करोगे वो क्या है, तो आप बोलोगे रेटेंटेट। तो एक फिल्ट्रेट हो गया, दूसरा रेटेंटेट, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिल्ट्रेट की जब बात करोगे आप, तो फिल्ट्रेट में क्या आएगा, आप बोलोगे ये जो है फिल्ट्रेट एसिड, क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल है। क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल है, ठीक है। कैसा पूल है, एसिड सॉल्युबल पूल, गॉट इट। तो एसिड सॉल्युबल पूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिल्ट्रेट के केस। दूसरा देखिए, रेटेंटेट की जब बात करोगे, तो यहाँ आप बोलोगे एसिड, ये कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। जब हमने इसको छाना छन्ने से, ये जो थिक स्लरी था, इसमें हमने देखा दो चीजें मिली हमको। एक फिल्ट्रेट था जो एसिड सॉल्युबल पूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक रेटेंटेट था जो ऊपर ही रह जा रहा था, उसको हम बोले थे एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। अब एसिड सॉल्युबल पूल जो है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फिल्ट्रेट जो था, एसिड सॉल्युबल जो पूल था, इसमें अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को क्या, तो एसिड सॉल्युबल यानी फिल्ट्रेट में आप बोलोगे यहाँ पर लगभग 1000 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे देयर इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आल्सो प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल में आप अगर बात करोगे कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे फ्रैक्शन हैव इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, कौन कौन से, सल्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, एटसेट्रा। तो ये आप बोलोगे फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट जो है ना, फिल्ट्रेट जो है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आल्सो प्रेजेंट होंगे, वो भी प्रेजेंट होंगे जो है आपके। और उसमें जैसे फिर एग्जांपल अगर आप लो, तो सल्फेट और आपके फॉस्फेट, ये दो मेन है, ठीक है, ये फिल्ट्रेट में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब रेटेंटेट की बारी आती है। रेटेंटेट में जो है उसमें आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसा प्रोटीन्स,
सेल की प्रोटीन्स मिलेंगी। प्रोटीन्स के अलावा आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अलावा आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड, इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। मैंने बोला सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लांट या एनिमल का टिश्यू लोगे, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल दोगे, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लोगे। ग्राइंड करने के बाद एक थिक स्लरी मिलेगा, उसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे टेस्ट ट्यूब में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जब उसको छानोगे तो क्या होगा, देखोगे आप, फिल्ट्रेट और रेटेंटेट दो चीजें मिलेंगी। फिल्ट्रेट जो होगा वो नीचे चला जाएगा और रेटेंटेट जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो फिल्ट्रेट जो आएगा उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं जैसे सल्फेट और फॉस्फेट, उसके अलावा मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद जब रेटेंटेट की बात करोगे, जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स वगैरह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, एनसीईआरटी का लाइन है, आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, उसमें छोटा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि टेक्निक फॉर किस लिए, तो आप बोलोगे सेपरेशन, टेक्निक फॉर सेपरेशन। सेपरेशन के लिए क्या टेक्निक्स है, उनकी जरा बात है। तो सेपरेशन के लिए टेक्निक क्या है, तो आप सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाय सेपरेशन टेक्निक। बाय सेपरेशन टेक्निक, by separation technique, a specific compound separated from कहां से, तो आप बोलोगे all other compounds। जो हमको कंपाउंड मिले हैं बहुत सारे, उनमें से हम जो है क्या करें, अपना जो डिजायर्ड जो कंपाउंड है उसको निकालने के लिए सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो वही मैंने लिखा कि बाय द सेपरेशन टेक्निक अ स्पेसिफिक कंपाउंड सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अदर कंपाउंड्स। तो अदर जो कंपाउंड है उनमें से हम अपना स्पेसिफिक जो डिजायर्ड पार्ट ऑफ कंपाउंड है उसको हम निकाल लेते हैं। तो किससे निकालेंगे, तो वो एक सेपरेशन टेक्निक के थ्रू निकालते हैं, बहुत सारी होती है। दूसरा देखिए, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह से भी निकाल। दूसरा आप बोलोगे एक और टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल टेक्निक। तो आप बोलोगे बाय एनालिटिकल टेक्निक्स, by analytical technique when it applied to the compounds, it gives an idea about molecular formula and structure of compound। ठीक है, तो अगर एनालिटिकल टेक्निक आप यूज करोगे तो वो क्या, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और फार्मूला बताने के लिए होती है। जबकि अगर आप बात करोगे सेपरेशन टेक्निक, तो वो क्या करता है, सेपरेशन कराता है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों टेक्निक्स क्या है, किस लिए यूज करते हैं दोनों टेक्निक्स को। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बेटा आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप घूमते टहलते जा रहे हो, कोई पूछ लेता है, अच्छा भाई बताओ बायोमोलिक्यूल पढ़ तो रहे हो, ये बता दो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो आप क्या बताओगे उसको कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, एक लाइन।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू में, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल, ऐसे मैं लिखे दे रहा हूँ, ऑल कार्बन कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड that are present in the living tissue, are known as biomolecule। ठीक है, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आई बात, क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, एस एनालिसिस। ठीक है, एस एनालिसिस, उसको देखो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे सर ये KN known as बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ओके सर। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट उम्दा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपको, एस एनालिसिस। एश एनालिसिस में हम लोग क्या देखिए, तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम बनाते हैं, एक हमने लिविंग टिश्यू ले लिया। क्या ले लिया हमने, लिविंग टिश्यू ले लिया। ठीक है, प्लांट या एनिमल जो भी हो, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। ठीक है, अब इस लिविंग टिश्यू में आप बोलोगे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग ले सकते हैं लीफ प्लांट में, या लीवर का टिश्यू ले सकते हैं एनिमल से। ठीक है, हमने ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो है वेट कर लिया। ठीक है, क्या किया, इसको वेट कर लिया ऐसे। तो आप बोलोगे इसको जब हमने वेट किया इसका, है ना, वेट ले लिया इसका, तो इस वेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, जब वेइंग किया इसका तो इसको बोलते हैं फ्रेश वेट। क्या बोल देंगे इसको, फ्रेश वेट बोल देंगे। क्या किया हमने, फ्रेश वेट लिया इसका। ठीक है, जो ये लीवर या जो है लीफ हमने लिया उसका फ्रेश वेट कर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब हमने क्या किया, इसको, इस लिविंग टिश्यू को, इसको हमने ड्राई कर लिया, सुखा लिया। ठीक है, क्या कर लिया, वेट कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया, ड्राई कर दिया, धूप में रख दिया, सूख गया। सूखने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से आप बोलोगे वाटर इवेपोरेट होके सारा निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। क्या ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो गया, आप बोलोगे ड्राइड हो गया, सूख गया। ठीक है, लीफ या टिश्यू हो गया। अब जो हमको बचा, इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, जो लिविंग टिश्यू था जो अब बचा, इसको हम बोलेंगे रेमिनेंट। क्या बोल देंगे, रेमिनेंट। और रेमिनेंट जो बचा, इसका अगर आप देखोगे, इसको अगर वेट करोगे तो इसके वेट को आप बोलोगे, इसके वेट को आप क्या बोलोगे, रेमिनेंट को, तो आप बोलोगे ये है ड्राई वेट। क्या है, ड्राई वेट। ठीक है, क्लियर? तो जब लिया फ्रेश वेट किया, ठीक है, उसके बाद जब सूख गया, रेमिनेंट बचा, तब ड्राई वेट किया। अब हमने क्या किया, इसको बर्न कर दिया, जला दिया। तो जला दिए तो और भी जो वाटर बचा हुआ था वो सारा वाटर निकल गया, अब बिल्कुल राख हो गई है। ठीक है, तो अब जो बचा हमारे पास रेमिनेंट, लास्ट में जो राख बची, इसमें क्या होंगे, आप बोलोगे कार्बन कंपाउंड, लिखे दे रहा हूं, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड,
carbon compound oxidize to gaseous form like CO2 and water vapor. तो कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, गैसियस फॉर्म में CO2 निकल गई, जब बर्न किया हमने, और वाटर भी निकल गया, जो बचा कुचा था, है ना, वो निकल गया। ठीक है, अब इस रेमिनेंट को हम बेटा क्या बोलेंगे? अब इस रेमिनेंट को हम क्या बोलेंगे? रेमिनेंट कॉल्ड एज या नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? ऐश। ये अब इसका एनालिसिस करेंगे ऐश का। ठीक है, तो ऐश जो होता है उसके पास क्या होता है? तो आप बोलोगे इट कंटेन क्या रहेगा इसके पास? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? देख लो एक बार फिर से आप लोग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब एक बात और हम देखते हैं यहाँ पर, अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल को बेटा हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने मान लिया कोई एनिमल सेल, और एनिमल सेल में अगर हम जो है देखेंगे, अगर उसको लेके और उसको ड्राई करवा लें, उसका ड्राई वेट ले लें, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा ड्राई वेट करने के बाद? तो आप बोलोगे करीब करीब जो है 60 to 70% जो पार्ट होगा वो क्या होता है? प्रोटीन। तो वही प्रोटीन वाला पार्ट सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा इसमें। दूसरा, अगर प्लांट सेल हम ले लेते हैं और प्लांट सेल को अगर हम ड्राई करवाते हैं, ठीक है, तो ड्राई वेट उसका अगर जब हम करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? तो आप बोलोगे वहां पर सेलुलोज होता तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना था? तो यहाँ बोलोगे 80%। ठीक है, ऑप्शन तो 80% यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। एक आप लोग एनसीईआरटी में देख रहे होगे टेबल बना हुआ है, क्या बना होगा? एक टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, तो जो है टेबल में हम देखेंगे कहानी क्या है। ठीक है, टेबल की कहानी देखते हैं हम, टेबल में क्या क्या है। तो दिख रही है आपको एनसीईआरटी में टेबल, एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, उसमें एक टेबल बना हुआ। तो ऐसे लिखा हुआ है, एक तरफ सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक तरफ सीरियल नंबर दिया हुआ है, और सीरियल नंबर में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा लिखा हुआ है आपका कार्बन, तीसरा आपका लिखा हुआ है ऑक्सीजन, चौथा आपका लिखा हुआ है सल्फर, पांचवा आपका लिखा हुआ है सोडियम, इन्हें से दिखा देंगे, और छठा आपका लिखा हुआ सोडियम के बाद में कैल्शियम। ठीक है, ये इतने जो है एलिमेंट दिए हुए। ठीक है, और कैल्शियम के अलावा और भी है, जैसे आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के अलावा आप बोलोगे सिलिकॉन। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके एलिमेंट दिए हुए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके केस में क्या है कहानी।
तो आप बोलोगे सबसे पहले नॉन लिविंग एंड अर्थ क्रस्ट, इसकी बात करते हैं। नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट, नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट, उसमें क्या, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन ये लगभग रहता है 0.14%, 0.03, फिर आप बोलोगे ये आपका ऑक्सीजन जो रहता है वो कितना रहता है 46.6, फिर आप बोलोगे ये बहुत लिटिल अमाउंट में होता है सल्फर, और फिर आप बोलोगे सोडियम जो होता है जो है सॉरी सोडियम सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर 0.3 होता है सॉरी, सल्फर कितना होगा, तो आप बोलोगे ये देख लेना आप लोग यहाँ पर 0.03 के आसपास लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप पाओगे सोडियम, सोडियम में 2.8 के आसपास लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये टेबल ऐसे लिखा होगा, कैल्शियम 3.6 और मैग्नीशियम ये आपका 2.1 और सिलिकॉन जो होता है वो आप बोलोगे 27.7%, ऐसे करके बना हुआ होगा। तो इसमें सब नहीं याद करना है आपको, पूरा डाटा तो याद नहीं रहेगा आपको। अब अगर उसके रिस्पेक्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखेंगे, लिविंग ह्यूमन का देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, तो लिविंग में आप बात करोगे, लिविंग में ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ पर आप बोलोगे जो कार्बन है वो कितना है 9.5 के आसपास होता है, ये थोड़ा करेक्शन है एनसीईआरटी में 9.5, ठीक है। और ये होगा 18.5, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन में करेक्शन है, तो ये इतना होगा। उसके बाद ये होगा आपका जो है 65, पता है आपको, बाकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना याद रखिए। तो ये आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, अबंडेंट प्रेजेंट है कि नहीं, अबंडेंट, ठीक है, इन लिविंग। तो अगर कंपेयर करोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो है अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और कार्बन जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे लिविंग वाले में ज्यादा होगा और नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट वाले में कम होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिलिकॉन जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, निग्लिजिबल, ठीक है। तो ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। अब जो सेल होती है उसके अंदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, जरा इसकी बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल है, अगर सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, सर ये पूरी की पूरी टेबल याद करें? नहीं बेटा पूरा नहीं याद करो, मैंने बोला ना बस ये याद रखो आप इसकी वैल्यू, और जहां जहां निग्लिजिबल लिखा है लिटिल लिखा हुआ है, सोडियम वो छूट गया मेरा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में लिटिल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो बस याद कर लो आप, ये वाला इतना याद रखना है आपको, ये वाला और ये वाला, ये बस, बाकी नहीं पूछता है आपसे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, इतना याद नहीं रहेगा आपको डाटा। तो सेल में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है वो देखते हैं हम लोग, देखिए। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप बात करोगे तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, देखिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके अलावा मैग्नीशियम, उसके अलावा आप बोलोगे मैग्नीशियम के अलावा वाटर, उसके अलावा NaCl, है ना, और CaCO3, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, कैटायन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैटायन का क्या है कंसंट्रेशन, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा पोटेशियम, आफ्टर दैट सोडियम और उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, ऐसे याद रखिए। समझ में आ गया सभी को, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर आपसे पूछता है कोई बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है,
अगर कोई आपसे पूछता है बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, तो बायोमोलिक्यूल्स आपके दो तरीके के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बायोमोलिक्यूल दो तरीके के, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं। पहला आप बोलोगे माइक्रोमोलिक्यूल, क्या होगा? माइक्रोमोलिक्यूल। दूसरा आप बोलोगे माइक्रो के बाद में क्या होगा? मैक्रो, मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए माइक्रोमोलिक्यूल्स में आप बोलोगे क्या था? जो एसिड, कैसा था? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो था, जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था, उसमें क्या थे? माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। ठीक है। और एसिड सॉल्युबल जो फ्रैक्शन था, एक्चुअल में ये कहाँ का कंटेंट था? तो आप बोलोगे ये कंटेंट था आपका साइटोप्लाज्म का, सेल की साइटोप्लाज्म का। आप बोलोगे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन जो था, जो है बिना सेल ऑर्गेनेल्स के, उसमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुल मिला के कहने का सीधा मतलब ये था। अब इस फ्रैक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? तो देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसे कि एमाइनो एसिड्स। दूसरा आप बोलोगे एमाइनो एसिड के अलावा सिंपल सुगर्स, ये मिलेगा। और सिंपल शुगर के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपको सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? आप बोलोगे माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन सेल के किस पार्ट का होगा? तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन का होगा। ठीक है, गॉट इट, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात आती है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। जो ये हम बोल रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, कहां तक होंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स? तो आप बोलोगे 18 से 800, 1800 से 800 डाल्टन के मॉलिक्यूल जो होंगे, वो हम कहाँ रखेंगे? उनको आप माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखोगे या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में रखोगे। ठीक है। दूसरी बात देखो, आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट जो है, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है, वो लेस देन कितना होना चाहिए? 1000 डाल्टन। ठीक है, नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? नोन एज माइक्रोबायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो क्या हुआ मतलब कि यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, 1000 डाल्टन से कम है, तो उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। या आप बोल सकते हो 18 से 800 डाल्टन के आसपास है, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल ही बोलेंगे। अब मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। अब बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनमें अगर बेटा बात करोगे तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन है? एसिड इनसॉल्युबल। याद करो भी, पीछे मैंने बताया था आपको। तो कैसा फ्रैक्शन है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ये। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो है, इसमें आप बोलोगे जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो कहां से मिलेंगे हमको? तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स दोनों से मिलते हैं। तो आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैक्रोमोलिक्यूल्स
macromolecules of cytoplasm and cell organelles. ठीक है, तो यहां पर केवल साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन था, उसमें थे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, लेकिन एसिड इनसॉल्युबल यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये कहां मिलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म में भी मिलते हो, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसके सेल के अंदर उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा देखिए है क्या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो आप बोलोगे यहां पर आपको मिलेगा पॉलीसेकेराइड्स, बड़ी बड़ी सेकेराइड सुगर्स, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अलावा आप बोलोगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अलावा आप बोलोगे और क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आप इसके केस में आप बोलोगे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, तो आप बोलोगे जो है 10 किलो डाल्टन के आसपास। 10 किलो डाल्टन बोल रहा हूँ, सिर्फ डाल्टन नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे 10 किलो डाल्टन, ग्रेटर देन 10 किलो डाल्टन। 10 किलो डाल्टन से ज्यादा के जो मॉलिक्यूलर वेट के जो वो हैं आपके मॉलिक्यूल्स, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लिपिड। ठीक है, लिपिड को थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ रखें हम लोग, तो इसमें नहीं रखते हैं। ठीक है, लिपिड्स क्या हैं आपके जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 से कम होता है, लेस देन 800 किलो जो है डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट जो केमिकल कंपाउंड्स का है उसको हम क्या बोलते हैं? जो है मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो सेल का कंपोजिशन क्या है? सेल है कोई, सेल का कंपोजिशन क्या है? तो सेल के कंपोजिशन में हमें देखने को मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वाटर। वाटर लगभग कितना होगा? तो आप बोलोगे 70 to 90% के आसपास। प्रोटीन्स आर 10 to 15%, और उसके बाद बोलोगे आप कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना है? 3% के आसपास। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड्स, लिपिड्स कितनी है? तो आप बोलोगे 2% के आसपास। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितनी है? तो आप बोलोगे 5 to 7%। एनसीईआरटी का पूरा टेबल बना हुआ है। और आयंस की जब बात करोगे तो आयंस आपको कितने मिलेंगे? 1% के आसपास सेल का कंपोजिशन। ठीक है, इसको ध्यान करके जाइएगा, बहुत पूछता है यहाँ पे। ठीक है, अब दो यहाँ पर और एनालिसिस करवाता है उस पैराग्राफ में, अगर आप देखोगे एक पूछता है कि एलिमेंट एनालिसिस क्या है। एलिमेंट का एनालिसिस, और दूसरा पूछता है कंपाउंड एनालिसिस। तो एलिमेंट एनालिसिस जो होता है, एलिमेंट का एनालिसिस अगर करें हम, तो इट गिव्स आइडिया अबाउट एलिमेंट कंपोजिशन, एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, living tissue in form of किसकी फॉर्म में? तो आप बोलोगे H, ऑक्सीजन, क्लोराइड, कैल्शियम, कार्बन, सॉरी, एटसेट्रा। ठीक है, तो गिव एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ ये एलिमेंट एनालिसिस होता है। दूसरा अगर आप बात करोगे कंपाउंड एनालिसिस, कंपाउंड एनालिसिस की अगर बात करोगे उसके केस में देखते हैं। कंपाउंड एनालिसिस में आपको मिलेगा, आप बोलोगे इट गिव्स आइडिया अबाउट
आइडिया अबाउट, किसके बारे में आइडिया देता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक constituents in living tissue। एग्जाम्पल में अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा NaCl, ठीक है, CaCO3, फॉस्फेट, SO4 सल्फेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कंपाउंड के एनालिसिस, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में हम लोग ये बेसिक सारा तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, क्या सारी चीजें हैं क्या नहीं। इसके बाद में आपके कुछ छोटे छोटे जो है वो आते हैं, आपके टॉपिक्स आते हैं, उनको हम लोग आगे कैरी करेंगे। जैसे एक टॉपिक है आपके जो है एनसीईआरटी में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बहुत बार पूछा गया है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, छोटा सा टॉपिक है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। हेडिंग डालेंगे मेटाबोलाइट्स। Metabolites are two types. One is the primary and another is the secondary metabolite, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जब आप आओगे तो ये ऐसे जो है मेटाबोलाइट्स हैं जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्लांट्स के थ्रू निकाले जाते हैं और डिफेंस में काम आते हैं, और उनको ह्यूमन यूज करता है अपनी बेसिक नीड के लिए। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इनकी डिफिनीशंस, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आपको। आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स directly participate, group of compound directly participate in growth and डेवलपमेंट। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और आप बोल सकते हो फॉर दियर बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। तो मेटाबोलाइट्स की जब बात करोगे जो है उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर और फॉर देयर बेसिक एंड प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, या आप बोलोगे वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आगे हम लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, these group of compound known as क्या बोलेंगे उनको? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बच्चों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब एग्जांपल देख लीजिए इसमें, जैसे अमीनो एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है कि नहीं?
दूसरा आप बोलोगे इसके अलावा शुगर्स, उसके अलावा शुगर्स के अलावा आप क्या बोलोगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। फिर आप बोलोगे हीम, हीम के अलावा आप बोलोगे, अच्छा हाँ ये सारा हो गया। एक बात और ध्यान रखना, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ये सब में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी एनिमल होगा, कोई भी प्लांट होगा, उनमें सब में ये देखने को आपको मिलेगा कि अमाइनो एसिड, शुगर, ये सब में होता है। तो कोई ऐसा नहीं कि स्पीसीज स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर स्पीसीज के थ्रू ही वो निकाले जाएंगे, पर्टिकुलर प्लांट के थ्रू ही निकालेंगे। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो निकालता है प्लांट वही निकालेगा, सब नहीं वो निकालते। ठीक है, तो ये कहानी हुई। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज के थ्रू ही निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं सबके पास वो चीजें होंगी मॉलिक्यूल में। दूसरी बात बेटा ये क्या होंगे, ये डायरेक्टली जो है डज नॉट, ऐसे लिख लेंगे, डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, डायरेक्टली पार्टिसिपेट in, does not directly participate in growth and development, डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करते, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। बट आप बोलोगे दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, ये प्लांट से निकलते हैं, स्पेशली माइक्रोब से निकलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इनके देखिए, जैसे टर्पीन्स, टर्पीन्स जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल नेचर में होते हैं। उसके बाद फिनोल, तो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं फिनोलिक सब्सटेंस भी निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं फिनोलिक, वो भी जो है हार्म करते हैं किसी भी एनिमल को अगर वो ग्रेजिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ। अब हम बात करेंगे जो ह्यूमन होते हैं वो भी क्या करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। जैसे रबर प्लांट का ही तो है, वो पार्ट प्लांट से ही तो लेते हैं, लेकिन ह्यूमन ने उसको एक्सप्लॉइट किया अपने यूज के लिए। रबर हुआ, ड्रग लेते हैं, सब बचने के लिए खुद बनाते हैं प्लांट, अपने आप को बचाने के लिए जो एनिमल से। लेकिन इंसान ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, उसको ऑब्टेन करके अपने कॉमर्स मतलब बेसिक यूज के लिए उसको जो है यूज कर लिया। स्पाइसेस मसाले जो होते हैं, सेंट, ठीक है, उसके अलावा बोलोगे पिगमेंट, सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो एक पूरा वो बना हुआ है टेबल, आप उसको ध्यान करिएगा, एनसीईआरटी में याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे लिखा होगा, ऐसे बना हुआ होगा एक टेबल, पिगमेंट, वो ध्यान करके जाइएगा। पिगमेंट्स के अलावा आप बोलोगे एल्केलॉइड, एल्केलॉइड के अलावा आप बोलोगे टर्पेनोइड्स, टर्पेनोइड्स के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर इसेंशियल ऑयल्स, इसके अलावा आप बोलोगे एसेंशियल ऑयल के अलावा टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के अलावा बोलोगे लेक्टिन्स, लेक्टिन्स के अलावा बोलोगे ड्रग, ड्रग के अलावा आप बोलोगे जो है आपका पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बेसिक्स जितना था सारा डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ से जितना मैंने पढ़ाया है लगभग एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आज की क्लास से, और मे भी 2 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। बाकी जो मैंने पीछे रेमिनेंट वगैरह, ड्राई वेट और वो सब बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज उसको आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा आपको। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।